ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग जेई मेन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स चैप्टर का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस। ठीक है, तो किसमें रिटेंशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, ये इसमें जो Br जिस कार्बन से लगा है, ये वाला कार्बन, ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके साथ देखो एक मिथाइल है, एक फिनाइल है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, तो कायरल सेंटर है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे SN1 हो या SN2 हो, इसमें इन्वर्जन होगा ही होगा। SN2 में तो इन्वर्जन ही होगा क्योंकि कायरल सेंटर है, और SN1 में रेसेमाइजेशन होता है, मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, तो इसमें इन्वर्जन होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो का बी पार्ट जो है, इसमें देखो ये प्राइमरी हैलाइड है और प्राइमरी में SN2 रिएक्शन होता है, और ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है, ये वाला कार्बन, ये कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन ये जो है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें एक कायरल कार्बन है और सिमेट्री नहीं है, तो इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन की बात करेंगे। लेकिन जो ये Br है, यहाँ पे ना इन्वर्जन होगा और ना रिटेंशन होगा क्योंकि ये कायरल नहीं है, और इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होने से मॉलिक्यूल के इन्वर्जन और रिटेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका कन्फिग्रेशन सेम रहेगा और इसमें रिटेंशन होगा, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। सी में भी देखो जो केस है, ये दो मिथाइल ग्रुप सेम है, तो इसमें कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए इन्वर्जन और रिटेंशन की बात इसमें नहीं करेंगे। और डी में जो है ए वाला ही केस है, ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है क्योंकि इसके 4 ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट है, इसीलिए इसमें SN1 हो या SN2 हो, इसमें इन्वर्जन होगा, तो इसमें रिटेंशन की बात हम लोग नहीं करेंगे। रिटेंशन जो है कम्प्लीटली बी में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर भी इसका कंसिडर करना है। रिएक्शन इज ए सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव अल्कीन। अल्कीन है तो एक कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये दोनों कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, इसके साथ जो कार्बन लगा है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसके साथ एक मिथाइल लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन रख देते हैं, यहाँ भी 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा, एक इथाइल लगा देते हैं यहाँ पे। तो इथाइल को भी मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में ही लिख देता हूँ CH2CH3। अब इसकी हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। हाइड्रोजिनेशन निकेल के साथ हीट करके, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3CH2, और दोनों हाइड्रोजन जो है दोनों कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो ये CH2CH3 आ गया। अब इसकी हेलोजिनेशन करना है, X2 हीट कर रहा है हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग, कितने इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो पॉसिबल प्रोडक्ट एक देखो, ये वाला कार्बन हमारा डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये फिर बी के सेम हो जाएगा, ये जो है ए के सेम हो जाएगा, और ये जो है डिफरेंट है, सी, इसको डी मान लेते हैं। तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे वो देखना है। तो CH3 CH2 इधर सेम रख लो, CH इधर इसको भी सेम रख लेते हैं, CH2 यहाँ पे हेलोजन। तो देखो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये अलग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अलग है, तो ये कायरल सेंटर है, तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा। सिमिलरली इस कार्बन के साथ देखो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, इसमें कोई चेंज नहीं है, CH, इस कार्बन पे हेलोजन लगा दें। इस कार्बन पे हेलोजन लगाने से क्या होगा, इधर CH3 रहेगा, तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये भी कायरल सेंटर हो गया और ये भी कायरल सेंटर हो गया, 2 कायरल सेंटर हो गए। 2 कायरल सेंटर होने के कारण इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल बन जाएंगे 2 का पावर 2 4, मतलब इसके प्रोडक्ट 4 बनेंगे। इसमें 1 कायरल सेंटर है तो एक ये एक और 2 प्रोडक्ट इधर बनेंगे, या बोल सकते हो 2 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 + 4 6 प्रोडक्ट तो यही बन गए। अब देखो ए और बी कर दिया, अब सी पे अगर रिप्लेस करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, CH3 CH2, सी के साथ हेलोजन आ जाएगा, इधर CH2 CH3,
नीचे CH3। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो इसके एक ही प्रोडक्ट बने। और सिमिलरली यहाँ भी अगर हेलोजन लगाएंगे तो दोनों ग्रुप सेम है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो उसके भी एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, CH2 CH CH2X CH2 CH3। तो यहाँ भी दोनों साइड जो इथाइल ग्रुप है वो सेम है, इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसके भी एक ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट 2 + 4 6 7 और 1 8, तो इसके आंसर हो जाएंगे हमारे 8। तो स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके इसके 8 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन बाय, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है। एक हेलो अल्केन है, आयन पेयर इसमें R+X- बन रहा है, फिर R+ और X- जो सॉल्वेंट में है सेपरेट हो गया, फिर R+ पे Y- न्यूक्लियोफाइल है अटैक किया, RY बनाया और X- अलग हो गया। ए स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म एज, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें और क्या सही है वो इसमें हमें बताना है। तो फर्स्ट क्या है, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, ये एकदम सही है क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है और SN1 रिएक्शन जो है फेवर्ड होता है वीक न्यूक्लियोफाइल से, तो और SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से फेवर्ड होता है। तो ये SN1 है तो वीक न्यूक्लियोफाइल इसे फेवर करेगा, तो फर्स्ट करेक्ट है इसका। बी पार्ट है R+, दैट इज कार्बोकेटाइन की बात कर रहा है, वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द सब्सटीट्यूएंट्स आर बल्की, एकदम सही है, सब्सटीट्यूएंट बल्की रहेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करेगी, क्योंकि बल्की कहने का मतलब है ये टर्सरी हो सकता है, टर्सरी होगा और टर्सरी में भी और बल्की करेंगे तो बेंजीन रिंग लगाएंगे, तो जितना ज़्यादा बल्की होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि टर्सरी की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो बी पार्ट भी करेक्ट है। सी है रिएक्शन इज एक्कम्पेंड बाय रेसेमाइजेशन, एकदम सही है, SN1 रिएक्शन में रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है जिसे हम लोग रेसेमाइजेशन बोलेंगे। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये गलत है, जो SN1 रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शन की स्टेबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट बढ़ाता है, तो ये पोलर रिएक्शन से फेवर्ड होगा, नॉन पोलर से नहीं होगा। ABC करेक्ट है, डी पार्ट इनकरेक्ट है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ABC। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें दिया गया द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN2 इज, 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, इसमें SN2 की रिएक्टिविटी बतानी है और जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो है +M और +I ग्रुप इंक्रीज करता है, लेकिन -I और -M ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो इसमें देखो एक क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये ग्रुप तो सब में सेम है और यहीं पे SN2 होगा। वैसे सारे बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक में SN1 होना चाहिए, लेकिन ये SN2 की बात कर रहा है। तो देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है स्टेबिलिटी घटाएगा कार्बोकेटाइन की, इसलिए SN2 होने की टेंडेंसी 2 3 4 की 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो 1 का सबसे कम होगा जो कि ABC 3 ऑप्शन में है, डी तो यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। अब देखो जो मेजोमेरिक इफेक्ट है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे होता है, तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन है तो यहाँ पे -M इफेक्ट, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा, ठीक है, ये मेटा है तो इंडक्टिव इफेक्ट, ये पेरा है तो मेजोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों मेटा है तो इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वीकर होता है एज कम्पेयर टू मेजोमेरिक इफेक्ट NO2 के केस में, तो यहाँ पे दोनों इंडक्टिव है तो ये जो है रेट कम डिक्रीज करेगा। तो 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 देखो A एंड C में है, बी पार्ट भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है सेकंड और थर्ड में किसकी ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो है ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो बोल सकते हो मेजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा SN2 की टेंडेंसी सेकंड की होगी जो कि A ऑप्शन में है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अब देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें दिया गया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन इज। तो जो AgNO3 है बच्चे वो Cl- से रिएक्शन करके AgCl बनाएगा और NO3- देगा। तो Cl- कौन इजीली देगा? Cl- देने की बात है तो कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें SN1 रिएक्शन देखना है। तो जो SN1 रिएक्शन है इसकी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा जो कि एलाइलिक है, यहाँ भी एलाइलिक है, ये सेकेंडरी बनेगा और ये भी सेकेंडरी बनेगा, ये दोनों सेकेंडरी। तो सेकेंडरी से एलाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ए और बी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए Cl- ईजिली देगा, तो इसका रेट ज़्यादा होगा। अब ए और बी में ज़्यादा रेट किसका होगा? तो जो OMe है, Me का मतलब मिथाइल, OCH3, ये जो है +M ग्रुप है, इसीलिए +M ग्रुप जो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ए और बी में सबसे ज़्यादा होगा बी का, तो सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर ए का होगा। तो सबसे ज़्यादा बी एक ही ऑप्शन में है, यहीं से आंसर करेक्ट, सबसे ज़्यादा बी देन ए। अब सी और डी दोनों सेकेंडरी है, लेकिन डी में NO2 ग्रुप लगा है जो -I ग्रुप होगा, क्यों कंजुगेशन तो है नहीं तो -M बोलेंगे नहीं, -I। तो -I ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देता है, इसीलिए डी की सबसे कम होगी, डी से ज़्यादा सी की होगी। ठीक है।